हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं जिन्होंने एमडीसी या एमआईसी किसी भी रूप में अगर फिलॉसफी पेपर को लिए हैं ना, और बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के आप बच्चे होंगे, बिहार ही नहीं पूरे भारत में एक ही सिलेबस, लगभग लगभग सेम सिलेबस है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं के भी आप छात्र हैं तो आप निश्चिंत होकर इस वीडियो को देख सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं आप, ठीक है। तो आज का वीडियो जो होगा, हमारा पर्पस होगा जो फर्स्ट यूनिट का जो है, ये एक तरह से मॉडल सेट आपको दे रहे हैं, ठीक है। इससे सवाल बनेंगे ही और इससे आए भी हैं, इसीलिए आप जब एग्जाम दीजिएगा तब आपको एहसास होगा कि इससे सवाल कैसे बनते हैं, नहीं बनते हैं, उन तमाम चीजों को आप कैसे लिखिएगा, उन चीजों को समझ पाइएगा। इससे पहले हम लोग फिलॉसफी जब किए थे या पढ़ाए थे तो उसमें पूरा कंसेप्ट के साथ खत्म करके रखे हैं, उसको नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, वो पूरा का पूरा लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे हम लोग नई चीजों को शुरू करते हैं अब, ठीक है। तो चलिए पहले समझते हैं कि तर्कशास्त्र है क्या। पहले ये समझिए फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, पहले फिलॉसफी का अर्थ क्या होता है ये जान लीजिए पहले, तब फिर इसमें देखिएगा बहुत नई चीजें आपको जोड़ के बताएंगे, ठीक है। फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, तो इसको दर्शन शास्त्र बोलते हैं, ठीक है। दर्शन शास्त्र यानी दर्शन शास्त्र का में क्या पढ़ना होता है, तो आपको बताते हैं। दर्शन शास्त्र में आपको लॉजिक के बारे में पढ़ना होता है, यानी तर्क क्या है, तर्क शास्त्र क्या है, अनुमान क्या है, निगमन क्या है, यही सब आपको पूरा पढ़ना होगा। पद क्या है, तो ये जो आपका पूरा सिलेबस है ना फिलॉसफी का, ये इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ आपको नजर आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि कौन कौन से चीज इसमें हम लोग देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो पहले समझिए तर्कशास्त्र का परिचय अभी हम लोग समझते हैं। पहले देखिए शुरू से हम लोग एकदम जीरो से लेवल को ऊपर करेंगे, ठीक है। तो देखिए तर्कशास्त्र जो है ना, अंग्रेजी भाषा में इसको लॉजिक बोलते हैं, ठीक है। लॉजिक शब्द जो है हिंदी में इसको तर्कशास्त्र बोलते हैं, इंग्लिश में इसको लॉजिक और हिंदी में तर्कशास्त्र, ये बात ध्यान में रखिएगा। लॉजिक शब्द जो है ना, लोगस, ये एक ग्रीक वर्ड है, लोगस इसी से बना हुआ है। लोगस का मतलब क्या था, विचार करना या सोचना या शब्द, ये सब जो है ना तर्कशास्त्र का मतलब होता है। जिसमें कोई भी चीज के ऊपर आप थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, उस पर तर्क करते हैं ना, वही है तर्कशास्त्र, ठीक। तो देखिए इसका अर्थ है विचार या शब्द होता है तर्कशास्त्र का मतलब, ठीक है। तर्कशास्त्र उन नियमों को खोज करता है जो नियम विवेकशील चिंतन को सही दिशा में ले जाकर सत्य के ज्ञान में, सत्य और असत्य के निर्णय में तथा उपस्थित समस्या को सुलझाने में सही हल ढूंढने का में सहायक होता है। जैसे आपको समझाते हैं तर्कशास्त्र का मतलब क्या है, तो पहले ये समझिए तर्कशास्त्र जो वर्ड है सर, वो देखिए इंग्लिश भाषा में इसको लॉजिक बोलते हैं, और लॉजिक वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है जो लोगस, उसी से बना है। इसका मतलब होता है विचार करना या सोचना या चिंतन करना या शब्द, ये इसका मतलब होता है। जैसे आप मान लीजिए आप सोच रहे होंगे कि हमको एग्जाम में बढ़िया नंबर आए, तो जो आप सोचते हैं, आपके दिमाग में जो विचार चलता है ना, वही है लॉजिक या तर्कशास्त्र, ठीक है। तो इतनी चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए तर्कशास्त्र में होता क्या है, इसमें कैसा विचार होता है, ऐसा विचार होता है जिससे कोई भी समस्या आपके सामने आया हो ना, उसको आप खत्म कर सके, यानी उसका सॉर्ट आउट कर सके। जैसे मान लीजिए आपके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई, तो उस समस्या से निकलने का आप प्रयास कीजिएगा कि नहीं, तो कीजिएगा। वही जो आप समस्या से जब निकलने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा उसका सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, तब आप वहां से निकलिएगा उस समस्या से। तो यही जो आप सोचिएगा ना अच्छे से उसको निकलने का उस समस्या से, तो इसी को लॉजिक बोलते हैं, इसी को तर्कशास्त्र बोलते हैं, ठीक है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देते हैं, देखिए नहीं समझोगे हम जानते हैं, आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम देना है, ठीक है, ये आपका एग्जाम है, सभी यूनिवर्सिटी दिसंबर में एग्जाम कराएगी। अब देखिए एग्जाम में आपको अच्छा नंबर चाहिए, ठीक है। तो एग्जाम में आप कॉपी लिखे, ये आपका कॉपी है, आप मान लीजिए ये कॉपी आप लिखे, यही कॉपी आप सबमिट किए, ये मान लीजिए आपने कॉपी को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद आपको अच्छा नंबर, गुड मार्क्स आया। तो क्यों आया, एग्जाम से पहले आप तैयारी कीजिएगा, पहले तो आप, यही समस्या आपके सामने है एग्जाम पास करने की, तो उसके लिए आप क्या किए, तैयारी किए, तैयारी किए, उसके बाद कॉपी अगर मान लीजिए आप खाली छोड़ देते तो क्या आपको अच्छा नंबर मिलता, नहीं मिलता। इसलिए आप कॉपी जाके भरे अच्छा से, उसके बाद आपको नंबर मिला। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समस्या आपके लिए था क्या, एग्जाम पास करना, और आप उसके लिए मेहनत किए, मेहनत करके उसको पास किए। यही चीज होता है लॉजिक में, ठीक है। यानी कोई भी समस्या आपके सामने है, उसको सुलझाने का जो तरीका आप अपनाते हैं ना, उसी को लॉजिक में पढ़ा जाता है, ठीक है। तर्कशास्त्र उन नियमों की रचना करता है जिनके आधार पर विचार की प्रक्रिया चलती है। यानी तर्कशास्त्र में वो नियम कानून आते हैं ना, जिससे आप सोचना शुरू करते हैं। यानी कि कोई नियम है, कोई कानून है, क्यों आता है, क्योंकि आप जिस पे आप सोचते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको यूं बताएं
कि आपको खाना खाना है, तो आप खाना खाने से पहले क्या कीजिएगा, खाना बनाने के बारे में सोचिएगा, फिर आप खाना बनाइएगा, फिर खाना बनेगा तब खाइएगा, है कि नहीं? तो यही चीज होता है कि तर्कशास्त्र में जो है ना, पहले आप सोचते हैं, चिंतन करते हैं, फिर उसके काम को करते हैं, ठीक है। तर्कशास्त्र उन सिद्धांतों का अध्ययन करता है जिसके द्वारा युक्त तथा अयुक्त, सम्यक तथा असम्यक विचार वृत्तियों में भेद किया जाता है। यानी तर्कशास्त्र उस सिद्धांत का अध्ययन करता है जिसके द्वारा हम सही और गलत का निर्णय कर सकते हैं। यानी सही क्या है, गलत क्या है, इसको आप छांट सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तर्कशास्त्र उन गलतियों को दूर करने का प्रयास करता है जिनके द्वारा मनुष्य गलत निर्णय पर पहुंच जाता है। यानी तर्कशास्त्र में वो सभी गलतियां शामिल होती है ना बच्चों, जिसके द्वारा आप कोई गलत काम, जैसे कि कोई बच्चा है, वो कोई गलत काम करता है, बहुत तरह का गलत काम होता है, कोई शराब पीता है, कोई जुआ खेलता है, ये सब गलत काम करने लगता है ना। तो इस गलती से दूर यानी निकलने के लिए जिस आप नियम का यूज करते हैं वही तर्कशास्त्र है। सीधा मतलब यही है, यानी सीधा कहे ना, आपके दैनिक जीवन में तर्कशास्त्र का भरपूर एकदम उपयोग है, ठीक है। दूसरा बात ये भी ध्यान में रखिएगा बाबू कि देखिए दैनिक जीवन में यूज तो है ही, उसके अलावे आप जीवन में कुछ भी करिए उसमें तर्कशास्त्र बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक। तो इतना चीज आप समझ गए तर्कशास्त्र के परिचय को लेकर। अब देखिए दूसरा टॉपिक इसमें समझिए, तर्कशास्त्र सही और गलत तर्क सिद्धांतों के व्यवस्थित अध्ययन को संदर्भित करता है। यानी तर्कशास्त्र में जो है ना बच्चों, इसमें सही और गलत निर्णय लिया जाता है। मान लीजिए कोई गलत चीज है, कोई सही चीज है, उसमें आप सही गलत को कैसे चुनिएगा ना, ये तर्कशास्त्र में ही संभव है, ठीक है। यह उन तरीकों या सिद्धांतों से संबंधित होता है जिनका प्रयोग सही तर्क और बुरे तर्क को अलग करने के लिए किया जाता है। यानी तर्कशास्त्र का संबंध उन सिद्धांतों से है या उन तर्कों से है जिसके आधार पर आप सही और गलत का निर्णय कर पाते हैं, ठीक। तो इतना था तर्कशास्त्र का इंट्रोडक्शन। जब भी आपको पूछेगा, आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा हम बता देते हैं, तर्कशास्त्र क्या है, उसकी परिभाषा को लिखिए, उसके अर्थ को बताइए और उसके महत्व को बताइए या विशेषता को बताइए। तो इतना सारा चीज उसमें इंक्लूड करके लिखना होगा। एक आपको पूछता है तर्कशास्त्र की शाखाओं के बारे में पूछिए, बताइए, उसका भी आंसर अभी कराएंगे। उसके बाद आपको पूछेगा निगमन और आगमन तर्क में क्या अंतर है, उसको भी अभी कराएंगे। यानी टोटली 3 क्वेश्चन, एकदम लॉन्ग क्वेश्चन आपको करा देंगे इस वीडियो में, ठीक है। और इससे ऑब्जेक्टिव जो बना है वह भी दिखा देंगे अगले वीडियो में, ठीक। तो देखिए इसकी परिभाषा को कि एल्ड्रिफ के अनुसार तर्कशास्त्र तर्क करने की कला है। यानी तर्कशास्त्र के बारे में एल्ड्रिफ बोलता है ना कि तर्कशास्त्र में एल्ड्रिच, कि भाई देखिए इसको माफ कीजिएगा, एल्ड्रिफ नहीं है, एल्ड्रिच है। एल्डिरच भी बोल सकते हैं, एल्ड्रिच भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ये बोलता है तर्कशास्त्र तर्क करने की शक्ति है या कला है। यानी इसके अंतर्गत, लॉजिक के अंतर्गत हम लोग तर्क करते हैं, लॉजिक के अंतर्गत सोचते हैं, समझते हैं, यही होता है तर्कशास्त्र, ठीक है। टॉमसन के अनुसार देखिए तर्कशास्त्र विचार के नियमों का विज्ञान है। यानी टॉमसन बोलता है जो हम लोग थिंकिंग करते हैं या सोचते हैं, विचार जो करते हैं, उसी के नियमों का अध्ययन हम लोग तर्कशास्त्र में करते हैं। अब देखिए अल्बर्ट्स मैक्सन के अनुसार क्या है, तर्कशास्त्र को तर्क का विज्ञान कहा है। किसने? अल्बर्ट मैक्सन के द्वारा बोला है कि तर्कशास्त्र जो है तर्क का विज्ञान है। यानी सीधा मतलब सोचिए, तर्कशास्त्र तर्क का विज्ञान है, तर्कशास्त्र विचार का विज्ञान है, विचार के नियम इसमें दिए गए हैं। यानी आप खुद सोचिए, ये इर्द गिर्द किसका घूम रहा है? विचार के बारे में, थिंकिंग के बारे में, सोचने के बारे में, तर्क के बारे में। तो सीधा बात है ना, आपको कुछ नहीं करना है, जब इसके डेफिनेशन को लिखिएगा ना, 1-2 डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बात खत्म कर दीजिएगा। क्योंकि ये आप सीधा समझा दीजिएगा कि भैया तर्कशास्त्र में ना तर्क करने की ही बातों को पढ़ा जाता है और कुछ चीजों को नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए स्कोप ऑफ लॉजिक। अब आपसे क्वेश्चन बोलेगा कि तर्कशास्त्र के क्षेत्र को बताइए। तो जब आप क्षेत्र बताइएगा ना बाबू, इससे पहले जितना पढ़ा दिए 2 स्लाइड, उसको भी बता दीजिएगा, क्योंकि उसको बताइएगा तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट कर देगा और उसके बाद क्षेत्र में ये सब अब जो नई चीजें हैं उसको जोड़िएगा, ठीक है। तो अब देखिए तर्कशास्त्र का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। विज्ञान एवं कला सभी जगह तर्कशास्त्र का प्रभाव फैला हुआ है। यानी आप विज्ञान पढ़ें या कला के कोई भी सब्जेक्ट को पढ़िए, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, कोई भी चीज पढ़िए, तो वहां भी तर्कशास्त्र आपको दिखेगा, ठीक है। तर्कशास्त्र जो है ना, इसके बाद देखिए तर्कशास्त्र का विषय क्षेत्र के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल जो बोलता है उसको देख लीजिए, उसका स्टेटमेंट देख लीजिए। जॉन स्टुअर्ट मिल बोलता है कि तर्कशास्त्र ऐसे बौद्धिक क्रियाओं का विज्ञान है जो प्रमाण के आकलन में उपयोगी होता है और यह ज्ञात सत्य से अज्ञात की ओर बढ़ने की प्रक्रिया के साथ साथ उन सभी बौद्धिक क्रियाओं पर विचार करता है जो उनकी सहायता करता है। यानी ये बोलता है ना कि देखिए ये एक ऐसी बौद्धिक क्रिया है ना जिसमें हम लोग ज्ञात सत्य से
अज्ञात चीजों को भी जानने का प्रयास करते हैं। जैसे इसका जो है स्टेटमेंट, हम उसको आपको शॉर्टली बता देते हैं। ये बोलता है, मान लीजिए आप जानते हैं, हम और आप सब कोई हैं, ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी, इसी पर हम लोग सब रहते हैं ना। हम लोग, कोई भी बच्चा है या बड़ा है, सब कोई कहाँ रहता है, यही पृथ्वी पर रहता है, यहीं पे मान लीजिए हम लोग रहते हैं। एक दिन मान लीजिए आप आकाश की तरफ देखे, यानी जो आकाश है हमारा एटमोस्फेयर ऊपर का, उसकी ओर देखिए। आप जब देखे उधर, तो आपको लगा कि बिजली कड़क रही है। तो बिजली कड़क रही है तो आप, मतलब वही जो चमक रहा है, तो आपको क्या समझ में आएगा कि बारिश होगी। चूंकि आपको पता है ना कि जब भी बिजली कड़कती है तो बारिश होती है। तो तर्क शास्त्र में यही होता है ना बाबू, जो आपका पूर्व ज्ञान है, यानी पहले से जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसी के आधार पर एक आप जो नहीं जानते, जो नहीं हुआ है ना, उसके ऊपर भी अनुमान लगा लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई बाइक वाला है, ये मान लीजिए वो बाइक वाला आदमी है, वो बाइक चलाते हुए कहीं गया। ठीक है, वो गया कहीं पे, और वो मान लीजिए उसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, तो एक्सीडेंट हो गया तो आप क्या कहिएगा कि बाइक वो स्पीड चलाया होगा तब गिरा होगा। क्योंकि एक्सीडेंट कब होता है, जब स्पीड कोई गाड़ी चलाता है तब होता है। ठीक है, तो तर्क शास्त्र में सीधा सीधा यही होता है कि उसमें एक तर्क किया जाता है कि सही गलत कैसे हो सकता है, जो आप जानते हैं उसी आधार पर। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। तर्क शास्त्र के अंतर्गत हम विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, जैसे धारणा, विचार, तर्क, नियम, ये सब का निर्णय, ये सब का अध्ययन हम लोग करते हैं किसमें, तर्क शास्त्र में। उसके बाद देखिए, तर्क शास्त्र के अंतर्गत हम ज्ञात से अज्ञात तथ्य तक पहुंचने का की क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो आपको जानकारी है, उससे जो नहीं जानते उसको भी जानने का प्रयास हम लोग इसी के अंतर्गत करते हैं। किससे, तर्क शास्त्र के अंतर्गत। यानी सीधा आपको बताएं, जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि आम जो पक जाता है वो मीठा होता है। ठीक है, तो आप एगो आम खाए और वो आपको मीठा लगा, फिर आप दूसरा आम खाइएगा, उससे भी आपको पता चलेगा वह भी मीठा लगा, तीसरा आम खाइएगा पका हुआ तो वह भी मीठा लगा। तो इससे क्या बोलिएगा, जितना पका हुआ आम होता है सब मीठा लगता है। इससे क्या आप निष्कर्ष निकाले कि एगो आम खा के ये निष्कर्ष निकाल दिए कि जितना पका हुआ आम है सब मीठे होता है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको जानकारी एक ही आम का है कि मीठा होता है, जिसको आप खा के देखे। बाकी एक टोकरी में मान लीजिए 2000 आम है, सबको तो आप खा के नहीं देखे, और तैयो आप बोल दे कि नहीं सब मीठा होगा। जैसे कि एगो फल दुकान में गए होंगे, आप देखिएगा सेब का एगो आधा टुकड़ा खिला देगा आपको, और बोलेगा इसी तरह सब सेब है, देख लीजिए खा के कितना मीठा है, ये खाइए, और उसके बाद आपको पता चल जाएगा सब सेब इसी तरह है। और यही लोभ में आप ले लेते हैं, और कुछ कुछ होता है इसमें कि गलत भी निकल जाता है, गंदा भी, यानी कि मीठा नहीं रहता है। यानी तर्क शास्त्र में क्या होता है जानते हैं, एक चीज के आधार पर, एक जानकारी के आधार पर आप दूसरी जानकारी को भी जानने का प्रयास करते हैं, यानी कि जो आपको नहीं पता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, जैसे कि देख लीजिए, सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है इसीलिए राम भी मरणशील होगा, यह है। यानी जान लीजिए कि सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक कंसेप्ट है, यानी कि सब तो मरेगा, जिनका जन्म हुआ है उनका मरना तय है। तो इसका मतलब ये हुआ हम सब मरेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए राम एगो इंसान है, तो वह भी मरेगा, ये तो जान ही रहे हैं, चूंकि वह इंसान है तो वह भी मरेगा। तो इससे क्या हुआ कि मरा भले नहीं है, लेकिन आप निष्कर्ष निकाल दिए ना कि एक उम्र में तुम्हारा भी डेथ हो जाएगा। तो यही चीज है तर्कशास्त्र। ठीक है, तर्कशास्त्र में एक निष्कर्ष निकाला जाता है अनुमान के आधार पर। ठीक, तर्कशास्त्र में विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है, यानी कि कुछ एविडेंस है उसका इवेल्युएशन भी किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब आइए अगले टॉपिक को देख लेते हैं, तर्कशास्त्र के शाखाओं को देखिए, यानी तर्कशास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं होती है मेन, उसको अब देख लेते हैं। ठीक है, इसकी बहुत सी शाखाएं होती है, तो एक एक करके उसको समझिए। अब तर्कशास्त्र की पहली शाखा होती है निगमन तर्क। इसके बारे में अभी तुरंत आपको बताएंगे। निगमन और आगमन तर्क के बारे में आपको पढ़ना होता है स्पेशल, क्योंकि वहां पे आपको पूछेगा निगमन और आगमन तर्क में क्या अंतर है। तो आपको जब ज्यादा मटेरियल नहीं देंगे तो आप लिख भी नहीं पाइएगा, क्योंकि कंटेंट कम रहेगा तो आप थोड़ी लिख पाइएगा, आपको मटेरियल तो ज्यादा चाहिए ना। उसको अभी तुरंत बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रख के पढ़िए पहले। तो देखिए, निगमन तर्क क्या होता है, सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को निगमन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए, अब आपको हम समझाते हैं कि देखिए बाबू, एक नियम है, x प्लस वाई का होल, नहीं छोड़िए, गलत हो गया है, ये छोड़िए, इसको काटिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपको नियम दे दिया गया। ठीक है, ये नियम हम दे दिए। अब हम आपको क्वेश्चन एगो देते हैं, आप बताइएगा। मान लीजिए कि देखिए, इसी से समझा देंगे, इसीलिए आप थोड़ा पेशेंस रखिए। लीजिए a बराबर 1, ठीक है, तो और मान लीजिए दूसरा एगो और आपको देते हैं वैल्यू, अब b बराबर आपको दे दिए 2, तो बताइए a प्लस बी का मान क्या होगा, a प्लस बी का
बी का होल स्क्वायर मान लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होगा, का मान निकालिए। तो आप क्या कीजिएगा, ए प्लस बी का जो है होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा, तब इसका मान निकाल लीजिएगा। ठीक वैसे ही निगमन में क्या होता है ना बच्चों, इसमें नियम पहले से दिया रहता है और उसी के आधार पर क्या होता है कि रिजल्ट निकाला जाता है या निष्कर्ष निकाला जाता है। आप जब भी क्वेश्चन इस तरह का आपको आएगा, और जानते हैं क्वेश्चन इससे पूछा है 2-3 बार कि बताइए कौन ऐसा तर्क है जिसमें नियम से निष्कर्ष निकाला जाता है, तो आप बोलिएगा नौ से नियम, नौ से निगमन। यानी निगमन तर्क में नियम पहले आता है और आगमन तर्क में नियम बाद में आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, खाली नियम वाला याद रख लीजिए, 9 से नियम होता है, 9 से नियम और 9 से निगमन, इतना याद रख लीजिए। ये सवाल आपसे एक क्वेश्चन जो बनेगा उससे 2 नंबर आप सही कर पाइएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड सेमेस्टर में भी पढ़ना और यहाँ भी पढ़ना है, इसीलिए दोनों को ध्यान में रखिएगा। देखिए अब एक उदाहरण देते हैं, सभी मनुष्य मरणशील है, राम मनुष्य है इसलिए राम मरणशील होगा। तो इसमें क्या है कि राम के बारे में एक नियम, मतलब सभी मनुष्य के बारे में एक नियम बना दिया गया कि सभी मनुष्य जो होता है वो मरता है। ठीक है, तो राम भी एक इंसान है, वह भी मर जाएगा। तो ये इससे क्या हुआ, पहला ये नियम था, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वो नियम था, ठीक वैसे ही एक नियम बना दिया, सब इंसान मर जाएगा, तो उसी में हम सब मरेंगे समय के अनुसार। तो यही चीज हो गया, नियम से उदाहरण बन गया ये राम वाला। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, निगमन तर्क में क्या होता है, उदाहरण से जो होता है, मतलब नियम से जो है उदाहरण बनाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, इसी को सामान्य सिद्धांत बोलते हैं, जनरल थियरी बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे इसको बता देंगे, लेकिन अब इतना ध्यान में रखिएगा, इस उदाहरण में सामान्यतः ये बताया गया है कि सभी मनुष्य मरणशील होते हैं और इसी में राम भी मनुष्य है और वह भी मरेगा, ये अनुमान किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया निगमन तर्क, पहला इसका लॉजिक का ये शाखा है। ठीक है, दूसरा शाखा है आगमन तर्क। आगमन तर्क जो है निगमन तर्क का ठीक उल्टा है। ठीक है, इसमें क्या होता है जानते हैं, पहले उदाहरण लिया जाता है और फिर नियम बनाया जाता है। जैसे कि आपको मान लीजिए, आपको एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा ए का मान लीजिए 1 है और बी का मान जो है 2 है। अब बताइए आप कि इसको कैसे बनाइएगा कि ए प्लस बी का वैल्यू निकल जाए, वैल्यू निकल जाए, ये आपसे क्वेश्चन दे देगा। तब आप क्या कीजिएगा, अगर मान लीजिए ए का मान 1 है और बी का मान 2 है, तो 1 और 2 दोनों को जोड़िएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो गया, 3 आ गया। तो यही ना आप आंसर लगा दीजिएगा, इसमें आप फॉर्मूला एगो बनाइएगा बाद में। यानी कि देखिए, आगमन तर्क वो होता है जिसमें फॉर्मूला बाद में बनता है और उसमें जो है जनरल जो छोटे छोटे पार्ट है ना, उसका पहले अध्ययन किया जाता है। जैसे कि देखिए, इसको समझा दें हम आपको, देखिए एकदम एक नियम बताते हैं आपको। ये एक टोकरी है, टोकरी में आम रखा हुआ है, भरा पड़ा हुआ है आम, ये मान लीजिए आम है। आप गए एगो बाजार, आप बोले कि आम मीठा है, तो बोलेगा हाँ सर, जितना पका हुआ आम है इस टोकरी में सब मीठा है, तो मीठा है। तो आप बोलिएगा एगो आम खिला के दिखाओ, तो एगो आम खिला के आपको दिखाएगा, तो आप बोलिएगा हाँ मीठा तो लगा, सही बात बोला। फिर आप बोलिएगा एगो और आम खिलाओ, तो वो एगो और आम आपको खिलाएगा। तीसरा फिर आप बोलिएगा एगो और आम खिलाओ, फिर एगो आम खिलाएगा। तब आप क्या कहिएगा, हाँ भाई जो भी आम है इस टोकरी में सब मीठा है। यानी देखिए, इसमें क्या हुआ कि एक एक करके आप पहले चेक किए और चेक करने के बाद एगो उदाहरण बना दिए कि इस टोकरी में जितना आम है सब मीठा है। लेकिन निगमन तर्क में क्या होता है कि निगमन तर्क में पहले ही नियम बना देता है कि इस टोकरी में जितना आम है सब मीठा है, अब कोई भी आम खाइए सब मीठा आपको लगेगा। लेकिन आगमन में क्या होता है कि एक एक करके आप खाए और फिर बोले कि देखिए भाई सब टोकरी वाला आम जो है मीठा होता है। ठीक है, तो यही इसमें बेसिक अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। जब हम विचार करते हुए विशेष जो उदाहरण से एक सामान्य निष्कर्ष को निकालते हैं, तब इसे आगमन कहते हैं। ठीक है, आगमन जो होता है ये विशेष से सामान्य की ओर चलता है। ये इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार दो, क्योंकि यहाँ से सवाल बनेगा कि विशेष से सामान्य की ओर क्या चलता है, तो बोलिएगा आगमन तर्क जो है विशेष से सामान्य की ओर चलता है। जैसे कि देखिए एक उदाहरण लीजिए, राम मरणशील है, मोहन मरणशील है, श्याम मरणशील है, यानी सब मनुष्य है और सब मरणशील है। तो इससे क्या हुआ, सभी मनुष्य मरणशील होते हैं। एक अंतिम निष्कर्ष यही निकाला गया कि जितने मनुष्य हैं सब मरेंगे, राम मोहन श्याम घनश्याम सब मर रहा है, तो क्या होगा अंतिम में, आप बोलिएगा भाई देखिए जितना इंसान है सब मर जाएगा एक समय के बाद। तो ये इसका निष्कर्ष हुआ, तो यही होता है आगमन तर्क। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला टॉपिक क्या है, अगला आपके लिए है प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र। ये क्या है, तो प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र जो है वो तर्कशील विचारों और तर्कों को व्यक्त करने की के लिए प्रतीकों का यूज इसमें किया जाता है, यानी सिंबल का यूज किया जाता है। मान लीजिए आपको कुछ लिखना है और लिखने के लिए हम लोग क ऐसे सिंबल बनाते हैं ना, ख ऐसे जो सिंबल बनाते हैं ना, इसी तरह का प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र होता है, जिसमें कि आप सिंबल का यूज करते हैं। कोई भी चीज को लिखने के लिए कोई ना कोई सिंबल आप बनाते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, यह तर्कशास्त्र जो है गणितीय प्रतीकों और क्रियाओं का उपयोग करके
औपचारिक रूप देता है उसको, ठीक है, जिससे जटिल तर्कों का विश्लेषण और निर्णय निर्माण संभव हो सके, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र आखिर होता क्या है, ठीक है। अब आ जाइए तुलनात्मक तर्कशास्त्र क्या है। तो देखिए तुलनात्मक तर्कशास्त्र वो है, यह तर्क के विभिन्न प्रकारों के बीच तुलना करना और विश्लेषण करने का काम करता है, ठीक है। यानी तुलनात्मक तर्कशास्त्र जो है ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, कंपैरिजन होता है। जैसे मान लीजिए ये श्याम है, ठीक है, ये मान लीजिए श्याम है और ये है राम, ठीक। तो इसके बीच आप तुलना अगर कीजिए कि कौन लंबा है, तो आप बोलिएगा श्याम लंबा है या राम लंबा है। मान लीजिए आपको लगेगा राम लंबा है, तो आप बोलिएगा राम लंबा है। अगर आपको मान लीजिए कि लगे कि श्याम लंबा है, ये मान लीजिए श्याम था, श्याम, ठीक है, और ये था राम, तो मान लीजिए हम बोले कि इन दोनों में लंबा कौन है, तो आप बोलिएगा राम लंबा है। आपको बोलेंगे कि इन दोनों में मोटा कौन है, तो बोलिएगा श्याम मोटा है। आपको बोलेंगे कि इन दोनों में पतला कौन है, तो बोलिएगा राम पतला है। तो ऐसे जो कंपैरिजन करते हैं ना दोनों में, ठीक वैसे ही जिसमें तुलना किया जाए तर्कशास्त्र में, उसी को बोलते हैं क्या, तुलनात्मक तर्कशास्त्र, ठीक है। इसमें जो है दो चीजों के बीच एक तरह से तुलना किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद आज ये अगला जो तर्कशास्त्र है उसको अब देखिए बाबू, औपचारिक तर्कशास्त्र। औपचारिक तर्कशास्त्र क्या होता है कि ये होता है वह तर्कशास्त्र जो गणितीय और प्रतीकात्मक विधियों पर आधारित होता है, ठीक है। इसमें सत्यापन के नियमों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यानी कि ये तर्कशास्त्र होता है ना, ये जो है गणितीय और जो है प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र उसी पर आधारित होता है ये, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। एक होता है प्रचलनात्मक तर्कशास्त्र। ये क्या होता है, यह संभावनाओं, आवश्यकताओं और आकस्मिकताओं से जुड़े तर्कों का अध्ययन करता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो यही था तर्कशास्त्र की शाखा। यानी अभी तक आपको क्या बताया, तर्कशास्त्र है क्या, उसकी परिभाषा बताए, उसकी शाखा बता दिए, ठीक है, उसके विषय मतलब क्षेत्र आपको बताइए, स्कोप उसका बता दिए। अब आ जाइए अगला टॉपिक है आपका, क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन जो बनेगा ये बहुत वीवीआई है, इसको वीवीआई मार दो एकदम, एमआई कर देना इसको, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा आपसे। तो देखिए आगमन तर्क और निगमन तर्क में अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आगमन और निगमन तर्क में क्या अंतर है, तो इसको बताइए। तो इसको अब देखिए, इसको समझिए कि आगमन और निगमन तर्क आखिर होता क्या है पहले, और दोनों को अलग अलग पढ़ के और दोनों को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आगमन तर्क पहले देखिए, अब देखिए यहाँ पे डिटेल थोड़ा बड़ा मतलब बताएंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से थोड़ा पढ़िएगा। आगमन तर्क जो है विशेष से सामान्य की ओर ये चलता है, ये तो रट्टा मारो कि विशेष से सामान्य की ओर चलने वाला तर्क क्या होता है, आगमन तर्क होता है, ठीक है। जब हम विचार करते हुए विशेष सुधारों के द्वारा एक सामान्य निर्णय या निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, अथवा एक घटना के बारंबार पुनरावृत्ति के आधार पर उसके संबंध में एक सामान्य धारणा या निष्कर्ष को प्रतिपादित करते हैं, तब उसे क्या बोलते हैं, आगमन तर्क बोलते हैं। यानी ये बोल रहा है ना सीधा कि मान लीजिए एगो टोकरी वाला जो अभी आपको उदाहरण दिए, उसी को याद रखिए कि ये टोकरी में मान लीजिए आम भरा पड़ा हुआ है, और इस आम में ये निष्कर्ष निकाला, मतलब आप लेने जब गए तो आपको जो है दुकानदार बोलेगा कि ये टोकरी में जितना आम भरा है सब पका हुआ, तो आप बोलिएगा हमको विश्वास नहीं है, तो बोलेगा अच्छा ठीक है, तो एगो आम खाइए, तो आप एगो आम खाइएगा, फिर बोलेगा दूसरा आम खाइए, फिर आप दूसरा खाइएगा, फिर बोलेगा तीसरा आम खाइए, फिर खाइएगा, फिर चौथा आम देगा, फिर खाइएगा, फिर पांचवा आम देगा, फिर खाइएगा। आप सब जब खाइएगा तो आपको सब मीठे लगेगा, तो आप भी क्या बोलिएगा, हाँ सर आपका जितना भी आम है इस टोकरी में सब मीठा है, यानी ये बात आपका सही हो गया। तो यानी इसी को बोलते हैं आगमन तर्क, जिसमें विशेष से सामान्य की ओर निर्णय निकाला जाता है। इसका एक और उदाहरण आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए धुएं के साथ बार बार अग्नि को देखकर यह सामान्य धारणा स्थापित किया जाता है कि जहां धुआं होता है वहां आग होता है, ठीक है। यानी आप जब भी देखते हैं धुआं, कहीं भी आग लगा हुआ देखते हैं, तो आप ये समझते हैं कि वहां धुआं निकल रहा है, तभी वहां आग लगा है, ठीक है। अगर आप कहीं भी धुआं आप आकाश में देखते हैं तो क्या बोलते हैं, अगर किसी के घर में देखिए खाना बनता है लकड़ी पर, तो उसके घर में देखिएगा आग, शाम शाम में आप देखिएगा धुआं निकलता है, तो आप क्या बोलते हैं कि उसके घर में देखो खाना बनना शुरू हो गया। क्योंकि आपको ये पता है ना कि जहां धुआं रहता है वहीं आग निकलता है, ठीक है। यानी जहां आग रहता है वहीं पे धुआं निकलता है, ठीक है। तो इस बात को आप जानते हैं, इसीलिए आप ये निष्कर्ष निकाले कि भैया देखिए उसके घर में खाना बन रहा है इसलिए कि वहां धुआं निकल रहा है, ठीक। तो आगमन तर्क में यही होता है ना बच्चों, कि इसमें एक विशेष नियम मतलब विशेष के आधार पर यानी एक सामान्य नियम बनाया जाता है। यानी कि कोई एक जनरल परसेप्शन तब बनता है ना इसमें, जब आपको इसके बारे में पहले से जानकारी होती है, ठीक। तो इतना आप समझ गए होंगे, बेसिक रूप से इतना चीज हम पहले भी बताए। अब आपको यहाँ पे देखिए कुछ चीज नया आपको बताते हैं। आगमन तर्क की इस विशेष जो प्रक्रिया है ना, कुछ विशेष उदाहरण और सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करने में दो वैज्ञानिक नियम लागू होते हैं। यानी आगमन तर्क के ना
से संबंधित 2 नियम दिए गए हैं। अब उस नियम को देख लीजिए एक बार, ठीक है। पहला होता है कारण कार्य नियम, यानी आगमन तर्क के बारे में आप कैसे जानिएगा कि आगमन तर्क यहाँ है या नहीं है। तो कारण कार्य नियम के बारे में आप समझिए। कारण का मतलब ये होता है कि आप कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको परीक्षा में पास होना है, ये आपका कारण हो गया कि परीक्षा पास करना आपका एक कारण है। ये मान लीजिए, ये गलत हो गया है, थोड़ा रुकिए। ये मान लीजिए आपको परीक्षा पास करना है, तो ये आपका कारण हो गया, ठीक। अब इसके लिए आप क्या कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, यानी काम कीजिएगा। तो यही नियम ये बोलता है कि जब आप कोई भी कारण होता है तो उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी काम आप करते हैं तो उसका कोई न कोई कारण होता है ना, तभी तो आप वो काम करते हैं। तो इसी को बोलते हैं कारण कार्य नियम, ठीक है। यानी कि कोई भी काम, जैसे आपको हल जोत मतलब खेत जोतना है, तो खेत जोतने के लिए क्यों आप खेत जोतते हैं पता है? क्योंकि आपको वहां फसल बोना है, फसल लगाना है, और उससे अनाज जो प्राप्त होगा उसको आप खाइए पीजिएगा। तो यानी उसके पीछे का कारण क्या है, फसल लगाना, ठीक है। तो यही है कि कोई भी घटना या कोई भी काम जो आप करते हैं उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है, ठीक। पहली बात ये ध्यान रखिएगा, कारण कार्य नियम यही बोलता है प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण जरूर होता है। कोई कार्य अकारण नहीं होता, यानी बिना कारण के कोई भी काम हम लोग नहीं करते। जैसे आपको घर से मार्केट जाना है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, मम्मी बोली होगी सब्जी ले आओ, या पापा बोले होंगे कि बाजार जाके तुम आलू ले आओ, या आपके पापा बोले होंगे कि बाजार जाके तुम टीवी ठीक करा लो, तब ना आप बाजार जाते हैं। यानी कि कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि मतलब आप कोई भी काम करने के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता ही है ना, ताकि आप अपने काम को कर सके, ठीक है। तो इसी तरह देखिए, तथा जो अकारण नहीं होता, तथा कारण होने के कार्य अवश्य होते हैं। यानी कोई भी काम करते हैं तो उसके कार्य भी, मतलब उसके लिए ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है। यानी कोई कारण के ही आधार पर हम लोग कोई काम करते हैं। जैसे अब आपको सीधा समझाते हैं, हम लोग खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम लोग को भूख लगता है तो खाना है ना, इसीलिए हम लोग खाना बनाते हैं। यानी हम लोगों को भूख, अपने भूख को शांत करने के लिए खाना बनाते हैं। ठीक वैसे ही कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कारण होता है, ठीक। उसके बाद देखिए, जैसे आग और जलने की शक्ति, मनुष्य और मरने में कार्य कारण संबंध होता है। जैसे मान लीजिए, जहां आग है वहां जलने की शक्ति होती ही है, जहां मनुष्य है वहां मरणशीलता होगा ही। यानी जो मनुष्य जन्म लेता है वो मरेगा ही। तो यही है कारण कार्य नियम, यानी कि जो होना है वो तय है, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ठीक है। अब दूसरा नियम जो है उसको अब देखिए, दूसरा है प्राकृतिक समरूपता का नियम। ये क्या है? यह नियम प्रकृति के समरूपता को बताता है, ठीक है। अर्थात समान परिस्थितियों में प्रकृति का व्यवहार समान होता है। यानी कि कोई भी परिस्थिति है तो उसमें नेचर का जो व्यवहार है ना वो एक जैसा होता है, ठीक है। एक ही प्रकार की परिस्थितियों में एक खास कारण से एक खास कार्य ही उत्पन्न होता है। यानी कि मान लीजिए एक कोई परिस्थिति है, मान लीजिए आपको एग्जाम हॉल में बैठा दिए, वहां पे आप जो भी काम कीजिएगा तो उसी को बोलेंगे समान, मतलब प्राकृतिक समरूपता का कारण उसी को बोला जाता है कि एक प्रकृति में आप कोई भी काम करते हैं, यानी एक परिस्थिति में कोई भी काम आप करते हैं, ठीक है। प्राकृतिक समरूपता का नियम कार्य कारण नियम को एक सामान्य रूप देता है। यानी प्राकृतिक समरूपता का नियम जो है ना, कार्य कारण नियम को एक एक जनरल कॉन्सेप्ट देने का काम ये करता है, ठीक है। तो ये था आगमन तर्क। इसके बारे में जितना भी सवाल बनेगा इसी के अंदर बनेगा, एकदम गारंटी है मेरा। इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर रहा तब आप बोलिएगा, लेकिन ईमानदारी से आपको समझ के जाना होगा। अब चलिए निगमन तर्क को भी दिखा देते हैं। तो देखिए निगमन तर्क क्या होता है। निगमन तर्क सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है। यही बात आपको अभी याद करा रहे थे कि देखिए बाबू, निगमन तर्क जो है ना, इसमें आप देखिएगा एक क्या होता है, एक आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और उसी से आपको बोलेगा एगो सवाल को हल करो। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बता देगा कि फॉर्मूला इसका ये होता है। उसके बाद आपको बोलेगा a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 2 है, अब इसका मान निकालो, a प्लस बी का वैल्यू निकालो। तब आप वही फॉर्मूला लगाते हैं और फिर निकाल देते हैं ना। तो यही है निगमन तर्क, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सभी मनुष्य जो होता है, ये देखिए सभी के ऊपर ये लागू होता है। सभी मनुष्य मरणशील है, सुकरात मनुष्य है इसलिए सुकरात भी मरणशील है। यानी ये देखिए कंसेप्ट निकाल दिया कैसे, कि पहले सब मर जाएगा, ये एक नियम बना दिया ये। और नियम बनाने के बाद बोला कि राम मनुष्य है, सुकरात मनुष्य है, सब मरेगा एक साथ, ठीक है, कभी न कभी मर जाएगा। तो यही होता है निगमन तर्क, ठीक है। यहाँ भी एक सामान्य सिद्धांत से सभी मनुष्य मरणशील है, ये एक सामान्य सिद्धांत है। और इससे विशेष निष्कर्ष जो निकाला गया वो है सुकरात मरणशील है, इससे यह अनुमान लगाया गया, ठीक है। तो ये आपको निगमन तर्क में याद रखना है। अब देखिए निगमन तर्क यद्यपि अनुसंधान और वैज्ञानिक ज्ञान से में प्रयुक्त होता है, यानी इसका जो प्रयोग होता है ये रिसर्च और किस में होता है पता है, साइंटिफिक मेथड में।
लेकिन इसका यूज जो है निगमन तर्क का दैनिक जीवन में भी यूज होता है। कैसे, देखिए अभी समझा देते हैं। दैनिक जीवन में भी इसका व्यापक यूज देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए आकाश में आप देखते हैं कि बादल छाया हुआ है, ठीक है, तो इससे आप क्या अनुमान लगाते हैं कि जब बादल घिरा हुआ है तो इसका मतलब यह है कि बारिश होगा। यानी आप इससे अनुमान लगाते हैं कि अब लग रहा है कि पानी पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पहले से देखे थे ना कि जब जब बादल आता है आकाश में तो पानी पड़ता है। तो ठीक वैसे ही उसमें आप अनुमान लगाए कि भैया देखिए बादल पूरा फैला हुआ है आकाश में, इसका मतलब साफ सुथरी बात है कि पानी पड़ेगा, ठीक है। यह सामान्य धारणा है कि जब बादल घिरे होते हैं आकाश में, अतः आज वर्षा होती है। यानी कि जब भी बादल घिरा होता है आकाश में तब बारिश होता है। यह अनुमान निगमन तर्क से ही प्राप्त होता है, ठीक है। यानी ऐसे जब हम लोग अनुमान करते हैं तो ये निगमन तर्क के ही पार्ट में आता है, ठीक। आशा करते हैं आप दोनों चीज को समझ गए होंगे, निगमन और आगमन तर्क को। देखिए ये थोड़ा जटिल टॉपिक है, ये हम मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। जब भी आप पढ़िएगा तो आपको जटिल थोड़ा लगेगा, लेकिन इसमें एक चीज आपको बता दें, एकदम जनरल कंसेप्ट। एग्जाम से पहले एक बार पढ़ लेना, देख लेना वीडियो को। दूसरा काम ये करना कि एक बार अभी देख के इसका नोट डाउन कर लीजिए। इसका नोट्स अभी हम तुरंत टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहां पे भेजा भी गया है पहले, उसी को फिर से हम भेज देंगे। उसको आप बना लीजिएगा, उसको रट्टा मार दीजिएगा, उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, रटना पड़ेगा इसको, ठीक है, रट लीजिएगा। अगला जो टॉपिक हम लोग लेके आएंगे उसमें आपको बताएंगे टर्म्स क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे वैलिडिटी, वैलिडिटी क्या है वो बता देंगे। उसके बाद देखिए ट्रूथ क्या होता है उसको बता देंगे, ठीक है। तो इतना चीज अगर आप पढ़ लीजिएगा ना तो यूनिट 1 का बहुत बड़ा टॉपिक खत्म तो होगा ही, लेकिन यूनिट 2 का भी बहुत बड़ा टॉपिक इतने में खत्म हो जाएगा, यूनिट 2 तक, ठीक है। तो इतना चीज आप करके जाइएगा। और इसमें हमारा जो एकदम क्वेश्चन को दे दे के आपको बताएंगे कि क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया है, कैसे तुमको तैयारी करना चाहिए, सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि अपने दोस्त यार में शेयर करके अपने दोस्त यार को जोड़ने का। जैसे कोई बच्चा अगर हिस्ट्री लिया होगा तो हिस्ट्री भी हम पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री को भी देख सकते हैं आप। कोई पॉलिटी लिया है तो पॉलिटी भी हम पढ़ाए हुए हैं, उसको भी देखिए। हिंदी कोई लिए हैं तो हिंदी भी पढ़ाए हैं। किसी का MIL हिंदी है तो वह भी देख लीजिए। नहीं आपको मिले तो आप मतलब कमेंट कीजिए MIL हिंदी सर, तो हम दे देंगे। या कोई इंग्लिश लिया है तो MIL इंग्लिश लिखिएगा, हम इंग्लिश भी दे देंगे, ठीक है। उसके बाद कोई मान लीजिए कि ये स्वच्छ भारत लिए हैं तो आप कमेंट कीजिए कि स्वच्छ भारत का वीडियो सर, तो हम वीडियो दे देंगे। जो सब्जेक्ट चाहिए उसका कमेंट खाली कर दीजिए कि वीडियो चाहिए, उसका पूरा लिंक भेज देंगे, उतने देखिएगा, बाकी कुछ नहीं देखना होगा, पूरा आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। जैसे किसी का मान लीजिए अगर होगा कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्रिएटिव राइटिंग जिसका होगा वह भी कीजिए, यानी जो सब्जेक्ट है आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देंगे। साइंस वाला नहीं कीजिएगा क्योंकि हम साइंस नहीं पढ़ाते हैं, और आर्ट्स वगैरह जितना भी पेपर है सब कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।